आप सभी साथियों को बहुत-बहुत नमस्कार, बहुत-बहुत शुभकामनाओं के साथ और बहुत-बहुत आशा और उत्साह के साथ आज के सेशन में स्वागत करता हूं। अगर हमारे पास बहुत कम समय हो एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए और उस एग्जामिनेशन को सकारात्मक तरीके से पास होना चाहते हैं, तो एक महत्वपूर्ण टूल है, वो है रिकॉल क्वेश्चन। तो आज के सेशन में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण सवालों पे चर्चा करेंगे। अभी का सेशन बहुत खास है क्योंकि कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके पास है, मतलब हमारे पास है यहाँ पर स्क्रीन पर। तो चूंकि सामान्यतः सवेरे का सेशन जो है हैबिचुअल नहीं है, तो थोड़ा सा हम लोग बैंकर होने के नाते उस तरह का माइंड सेटअप हम लोग का सुबह का नहीं रहता, या जैसा आदत होता है वैसा हम बन जाते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, एक ही बात जीवन में रखना है कि ना हमें कोई शिकवा ना कोई शिकायत रखना है, जितना हो सकता है उतना बेहतर करना है। बेहतर से बेहतर का प्रयास करो, अगर नदी मिल जाए तो समंदर की तलाश करो, एक पत्थर से तो शीशा टूट ही जाएगा, लेकिन पत्थर टूट जाए आप ऐसे शीशे की तलाश करो। मतलब जब हमारे पास जो चीज़ अवेलेबल है उसमें बेहतर करना ही हमारा एक मूल मकसद होना चाहिए। सफलता तो मिल के ही रहेगी। आइए आपको फटाफट सवालों पे चर्चा करते हुए मैं आपको लिए चलता हूँ। 28 जुलाई को एग्जामिनेशन हुआ था स्केल 1 से 2 एमपीजीबी का। और रिकॉल क्वेश्चन हमारे लिए अमृतवाणी की तरह होते हैं, क्योंकि ये टॉपिक को भी कवर कर लेते हैं और एक सवाल को बता देते हैं, और वैसे ही सवाल एग्जामिनेशन में आते हैं। क्योंकि आपके सारे एग्जामिनेशन आईबीपीएस कराते हैं, सारे ग्रामीण बैंक के, और जितने ग्रामीण बैंक के क्वेश्चंस पहले से ही आईबीपीएस ने तैयार किया है वो उनके डिजिटल बॉक्स में रहता है और रीसफल होके आपके एग्जामिनेशन में आता है। अंतर सिर्फ आपके इंटरनल पॉलिसी से जुड़कर आता है। इंटरनल पॉलिसी आपके हेड ऑफिस द्वारा आईबीपीएस को दिया जाता है। जो जो पॉलिसी पूछे जा रहे हैं वो पॉलिसी को आपको पढ़ना होता है। चलिए सवाल पहला लेते हैं। आप आज के सेशन का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। फॉर लोन टू द एसएचजी अप टू हाउ मच रुपीज नो कोलिटरल नो मार्जिन विल बी चार्ज अंडर डे एनआरएलएम स्कीम। तो ग्रामीण बैंक के लिए एनआरएलएम स्कीम जो है बहुत इम्पोर्टेंट होता है, इसीलिए एनआरएलएम स्कीम को बहुत अच्छे से पढ़ना होता है और बहुत अच्छे से जानना होता है। एनआरएलएम हो गया, केसीसी हो गया, फर्म एग्रीकल्चर में एक होता है टर्म लोन, एटीएल बोलते हैं, एग्रीकल्चर टर्म लोन होता है, और गवर्नमेंट स्पॉन्सर स्कीम। खास करके एनआरएलएम से तो सवाल हमेशा पूछते हैं। अनुराग गुप्ता जी 10 लाख बोल रहे हैं, बहुत सारे साथी 10 लाख बोल रहे हैं, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि कोई एसएचजी को हम डे एनआरएलएम स्कीम के तहत लोन देते हैं तो हमें किसी तरह का मार्जिन नहीं लेंगे, किसी तरह का कोलेटरल नहीं लेंगे, इसकी लिमिट क्या है? और आप बिल्कुल सही हैं आप सभी, ये है 10 लाख रुपया। अगर सवाल थोड़ा बदल जाए, सवाल अगर ऐसा हो जाए कि विदाउट कोलेटरल लोन इज अवेलेबल फॉर एसएचजी, हाउ मेनी लोन इज अवेलेबल फॉर एसएचजी फॉर विदाउट कोलेटरल सिक्योरिटी, तो कितना हो जाएगा? यस, 20 लाख हो जाएगा। सुरेंद्र भारती जी, फौजी प्रदीप जी, हाँ फौजी प्रदीप जी कैसे हैं? जय भोलेनाथ हैं, भोलेनाथ की कृपा में मिल रही है आपको। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर क्या है, लोन टू एसएचजी अप टू रुपीज, अगर मान लीजिए नो कोलेटरल देगा तो 20 लाख, नो कोलेटरल नो मार्जिन देगा तो 10 लाख। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा एग्जामिनेशन में कैसा आएगा उसके हिसाब से। और ज़्यादातर अभी जो है 20 लाख के मुझे संभावना लगती है, लेकिन ये सवाल पूछ ले देखो। 28 जुलाई को मैंने उनको कहा था कि 20 लाख को याद रखिए, लेकिन ये 10 लाख वाला सवाल पूछ लिया। तो उनके डिजिटल बॉक्स में दूसरा सवाल देखिए आपके स्क्रीन पर, व्हाट इज द करंट रेपो रेट? स्केल 1 से 2 है। आरबीआई पॉलिसी से जुड़े हुए आरबीआई के रिजर्व रेशियो, आरबीआई के लिक्विडिटी रेशियो के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। रेपो रेट के बारे में पूछ लिया। रेपो रेट एक ऐसा रेट है जहां पर रिजर्व बैंक, जो बैंक्स हैं, कॉमर्शियल बैंक्स हैं, उनको जो है जिस रेट पर लोन देता है अंडर रीपर्चेस ऑप्शन, और उसमें कोलेटरल सिक्योरिटी रहती है, उसको बोलते हैं रेपो रेट। और करंट रेपो रेट है, हमारे सभी साथी याद कर लिए हैं, 6.50। तो रेपो रेट एक ऐसा महत्वपूर्ण टूल है जो इन्फ्लेशन कंट्रोल का और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का
कि ये लाख चाहिए लेकिन किसी भी एग्जामिनेशन में छुप नहीं सकता, क्योंकि रेपो डायरेक्ट लिंक करता है बैंक को फंडिंग करने के लिए और मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ाने या लिक्विडिटी कम करने के लिए रेपो रेट एक महत्वपूर्ण टूल है, एक धागा है जिससे वो चीज़ों को कंट्रोल करते हैं। तो रेपो रेट का मतलब रीपरचेस ऑप्शन है। रीपरचेस ऑप्शन मतलब जब भी हम किसी को पैसा देते हैं तो कुछ सिक्योरिटी रखते हैं। तो गवर्नमेंट क्या कहती है, मैं पैसा दे रहा हूँ लेकिन आप गवर्नमेंट सिक्योरिटी हमारे पास रख दीजिए, मतलब उतने रुपए की गवर्नमेंट सिक्योरिटी परचेज करके रखनी होगी। और फिर उस को इसमें ये वादा रहता है कि कुछ समय बाद उसको वो वापस खरीद लेगा। अभी बेच रहा है फिर खरीद लेगा, इसको रीपरचेज ऑप्शन कहते हैं। रेपो अगर कम होता है तो मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ जाती है, रेपो ज़्यादा होता है तो मार्केट से लिक्विडिटी कम हो जाती है। रेपो कम होता है तो कम ब्याज दर पर लोगों को पैसा मिलने लगता है। जब कम ब्याज दर पर पैसा मिलेगा तो लोग फटाफट उसको उठाने लग जाएंगे, उसका इस्तेमाल करने लग जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है थोड़ा आप देख लीजिएगा। रेपो रेट पूछा है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए, व्हाट इज द करेंट एसएलआर रेट आप आरबीआई। आरबीआई का जैसे अभी रेपो रेट है, पॉलिसी रेट्स है, और एसएलआर है, रिजर्व रेट है, दोनों के बारे में सवाल पूछ लिया। तो ये सवाल जो है आपके लिए बहुत ही मतलब पूरा बैंकिंग परिदृश्य को पढ़ने जैसा होता है। रिकॉल क्वेश्चन में आपको ये आइडिया हो जाता है कि कल मेरा एग्जामिनेशन होगा या 15 अगस्त 18 अगस्त को एग्जामिनेशन होगा तो मुझे किस किस टॉपिक को देख के जाना है। तो एक महत्वपूर्ण टॉपिक आपको जो आप मिल रहा है, एक एनआरएलएम मिला है, दूसरा आरबीआई मिला है, और उसके पहले सेशन में भी जो सवाल आपने देखा होगा उससे आप देख लीजिएगा। तो एसएलआर की व्याख्या जो है कहाँ की गई है अनुराग जी, अभी तो सारे नए साथी हैं। एसएलआर की जो व्याख्या की गई है वो आप देखना पड़ेगा, और सीआरआर की जो डेफिनेशन की गई है वो भी देखना पड़ेगा, क्योंकि दोनों की डेफिनेशन भी पूछता है। एसएलआर जो है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में की गई है, अंडर सेक्शन 24 में, जिसके तहत बैंकों को अपने नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी का कुछ हिस्सा जो है रिजर्व बैंक के पास रखना होता है, जिसमें कि गोल्ड सिक्योरिटी और आपका गवर्नमेंट सिक्योरिटी और कैश भी शामिल है। एसएलआर का जो मकसद होता है, एक तो सीआरआर होता है कैश के रूप में आरबीआई के पास रखना, एक एसएलआर के रूप में, ताकि बैंकों को मजबूत बनाया जा सके। कल के विपरीत परिस्थिति में बैंक अपने सारे रिसोर्सेज को कहीं पब्लिक में ना दे दे, इसीलिए ये इसको मजबूत बनाने के लिए एसएलआर किया गया है। और एसएलआर परसेंटेज अभी है 18% है, जैसा कि आप सभी साथी बता रहे हैं। तो 18% जो है एसएलआर है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये सवाल है, देखिए ये मैं प्राय पढ़ाता हूँ तो उसमें हमेशा ही बोलता हूँ कि ये सवाल जो है हमेशा पूछा जाता है ना। नदिया चले चले रे धारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। अभी किसान खेत में चल रहा होगा, है ना फौजी प्रदीप जी, है ना। जगवा में जहाँ पहिले उगेला किरनिया, होला सुहावन बिहान रे, वही जे देसवा माँ घर मोरा बाढ़े, नाम पड़ल हिंदुस्तान रे। कहनवा पहर हल्ले के चलेला किसनवा, लह लह करेला धान रे, वही जे देसवा माँ घर मोर बाढ़े, नाम पड़ल हिंदुस्तान रे। मतलब कहनवा पर मतलब सुबह सुबह किसान जो है देखिए 5 बजे हल लेके चला जाता है, खेत में मेहनत करता है, फिर उसके बाद एकदम धान लहलहाते हुए जो है फसल आती है, और फिर उसको हम लोग देश के लोग जो है अन्नदाता के धान को खाते हैं। इसीलिए यहाँ पर ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नो सर्विस चार्जेस इंस्पेक्शन चार्जेस शुड बी लेविड ऑन प्रायोरिटी सेक्टर लोन अप टू ₹25,000। 25,000 तक के जो लोन है उनमें कोई भी पेनल्टी, कोई भी सर्विस चार्ज, कोई भी इंस्पेक्शन, कोई भी प्रोसेसिंग चार्ज नहीं लगेगा। प्राय इसमें एक ऐसा सवाल पूछ लेता है, नो प्रोसेसिंग चार्ज पूछता है, लेकिन यहाँ पर इस एग्जामिनेशन में नो सर्विस चार्ज नो इंस्पेक्शन चार्ज पूछ लिया। कोई भी चीज़ पूछे, आपका फंडा क्लियर है, 25,000 रुपये तक प्रायोरिटी सेक्टर में कोई भी चार्जेस नहीं लगेंगे। एक सवाल और है, जैसे कई साथी यहाँ 3 लाख बोल रहे हैं, मैं मतलब यहाँ पर 3 लाख नहीं, नहीं ये 3 लाख गलत है। ये जो है
2.5 लाख है, मैं आप बताऊंगा 3 लाख रुपए किस लिए, आगे वो भी सवाल पूछा है जो 3 लाख वाला कह रहे हैं ना। इसमें एक बात और ध्यान रखिए कि 25,000 तक का लोन है तो उसका डिस्पोजल 2 हफ्ते में हो जाना चाहिए। 25,000 से 5 लाख तक जो अगर लोन है उसका डिस्पोजल जो है 4 वीक में हो जाना चाहिए। और 5 लाख से ऊपर जो है 8 वीक में होना चाहिए। ये जस्ट याद कर लीजिए, 25,000 तक की लोन है 2 वीक में डिस्पोजल होगा। 5 लाख तक है तो 4 वीक में होगा, और 5 लाख से ऊपर है तो 8 वीक में होगा। लेकिन ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है किसान का। कोलेट्रल इज वेव फॉर सीकेसीसी लिमिट अप टू रुपीज, ये है जो सवाल का आंसर आप लोग दे दे रहे थे, है ना। कोलेट्रल सिक्योरिटी जो है नहीं जरूरत है अगर केसीसी लोन कितने रुपए तक है, अभी दीजिए जवाब। ये तो बहुत ही पॉपुलर सीरीज का सवाल है, आपके एग्जामिनेशन में आएगा। पुरन भारती जी, रविंदर जी, तो ये आप सभी जानते हैं क्योंकि मैक्सिमम टाइम पूछा गया है। 1,60,000 रुपए तक कोलेट्रल सिक्योरिटी नहीं लगेगा। और ये बार बार इसलिए पूछता है सुरेंद्र जी क्योंकि ये ना, ये पहले 1 लाख था जिससे बढ़ाकर 1,60,000 किया, और जिस दिन से 1,60,000 किया उसके बाद से 1,60,000 बार ये सवाल पूछा जा चुका है। तो 1,60,000 इसको याद कर लीजिए। यहाँ पर एक कंडीशन और आता है, मैं उसको आप लोग को बता देता हूँ कि विदाउट कोलेटरल केसीसी लिमिट पूछेगा तो आपका आंसर होगा 1.60। अगर एग्रीकल्चर लोन भी पूछेगा, अगर विदाउट कोलेटरल एग्रीकल्चर लोन भी पूछेगा तो भी 1,60,000। लेकिन वहां पर एक सवाल पूछता है, अगर कोई स्पेशल टाई अप है किसी के साथ, मार्केटिंग टाई अप है, तो वहां पर विदाउट कोलेटरल क्या होगा। तो वहां पर विदाउट कोलेटरल होगा 3 लाख, जो आप हमारे साथी अनुराग गुप्ता जी और अंकित चौधरी जी, रोहित पांडे जी दे रहे हैं अनुराग जी, आवाज आ रही है हमारी आपको। आ रही है सर, आ रही है। सबके लिए चाय वाय बोल दिए। जितने देखो सुबह सुबह इतने लोग आए, कम से कम 20-25 लोग तो आए हैं पढ़ने के लिए, हैं। हाँ सर, बिल्कुल। आज की चाय हमारा अनुराग भाई पिलाएगा, ठीक। तो बिल्कुल कोलेटरल, बिल्कुल सर। ये टाई अप क्या होता है अनुराग, टाई अप क्या होता है, जो 3 लाख रुपए का कोलेटरल होता है उसके लिए टाई अप क्या होता है। सर मालूम नहीं सर। मालूम नहीं, कोई बात नहीं, बताता हूँ, देखना। आप अपने सर्विस एरिया में घूमना, कुछ किसान ऐसे होते हैं जो उन्नत किस्म के फसल बनाते हैं, पैदा करते हैं। उन्नत किस्म के फसल पैदा करने की वजह से सरकार उसको कृषि वैज्ञानिकों की मदद देती है और उनके साथ एमओयू साइन कर लेती है कि आप फसल उगाइए, फसल उगते ही हम आपके फसल को ले लेंगे। इसको बोलते हैं टाई अप। और उनकी रेट भी ज़्यादा होता है, उनका कीमत जो है ना, खरीदी कीमत भी ज़्यादा होती है। उनको प्रॉपर उनको जो है उनको ध्यान दिया जाता है, एडवाइस दिया जाता है, तो उसको बोलते हैं 3 लाख। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। यहाँ पर सवाल 31 इसलिए दिख रहा है क्योंकि पहले हम सवाल अगले पहले सेशन में कर चुके हैं। क्रेडिट फैसिलिटी अप टू हाउ मच पर एलिजिबल borrower आर कवर्ड अंडर द गारंटी स्कीम्स प्रोवाइडेड दे आर एक्सटेंडेड ऑन द प्रोजेक्ट वाइबिलिटी विदाउट कोलेटरल सिक्योरिटी और थर्ड पार्टी गारंटी। अगर कोई व्यक्ति एमएसएमई के क्षेत्र में लोन लेने आता है, एक एमएसएमई छूट गया यहाँ पर, एमएसएमई के एरिया में अगर लोन लेने आता है और उसके पास कोई कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं है, प्रोजेक्ट वाइबल है और कोई थर्ड पार्टी गारंटी नहीं है, तो मैक्सिमम क्रेडिट फैसिलिटी कितने के लिए वो इलिजिबल है, ये पूछा गया है। सवाल का जवाब दीजिए। 10 लाख, 10 लाख। यहाँ पर एक और मिसिंग है फिर तो, यहाँ सीजीटीएमएससी गारंटी है, सीजीटीएमएससी गारंटी ऐड कर दो आप। सवाल थोड़ा, दो चीजें मिस हो गया, एक एमएसएमई मिस हो गया और एक सीजीटीएमएससी मिस हो गया। ये कहना चाह रहा था सवाल कि सीजीटीएमएससी के तहत मैक्सिमम लोन कितना दिया जा सकता है, आप सरल आप बता दो। अंडर सीजीटीएमएससी मैक्सिमम लोन कितना दिया जाएगा। 2 करोड़ आरआरबी बराबर है, लेकिन सवाल कॉमन पूछा गया था इसलिए 5 करोड़ होगा। सवाल आरआरबी के लिए नहीं था इसलिए 5 करोड़ होगा। सवाल आरआरबी के लिए होगा तो 2 करोड़ होगा। पहले 50 लाख था आरआरबी के लिए, जिसे बढ़ाकर 2 करोड़ कर दिया गया। और बाकी जो डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक के लिए तो कितनी दफ़ा बढ़ा, 1 करोड़ रिटेल ट्रेड था, 2 करोड़ हुआ, 2 करोड़ से 5 करोड़ हुआ, ये सारी चीज़ें हैं। बट ये सवाल को इस तरह से समझें, सीजीटीएमएससी में मैक्सिमम कवरेज कितना है विदाउट कोलेटरल थर्ड पार्टी गारंटी, तो 5 करोड़। अगर ये आरआरबी के लिए नाम लेके पूछता तो आरआरबी के लिए हम लिखते यहाँ पर 2 करोड़, क्योंकि आरआरबी लिखा नहीं था इसलिए 5 करोड़। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, व्हाट इज द क्वांटम ऑफ
प्रधानमंत्री मुद्रा स्कीम अंडर तरुण कैटेगरी। देखिए ये सवाल आपको दिखा रहे हैं आपको क्या टॉपिक पढ़ना है। क्वांटम ऑफ फाइनेंस पूछा है। मुद्रा स्कीम के 3 कैटेगरी होते हैं। हाँ अनुराग जी कुछ याद आ रहा है मुद्रा में कितना होता है तरुण कैटेगरी का? अनुराग। सर 5 लाख से 10 लाख। है 5 लाख से 10 लाख? ऐसा कैसा 5 से 10 5 से 10? 50,000 से 10 लाख है सर। हाँ पंकज जी। सर 0 से तरुण 50,000 तक तो सर शिशु है। और हाँ 50,000 1 से सर 5 लाख तक सर वो किशोर है। ये और नाश्ता 5 लाख करके आया से भैया पंकज, देखो एकदम सही बता रहा है एकदम। हाँ बताओ। और 5 लाख से 10 लाख तक वो है सर तरुण है, लेकिन अब 20 लाख हो गई शायद इसकी अब तो, ये हुई अगर ना बात है, चलो आज सर्कुलर का, नहीं हुई सर अभी। आज सबको नाश्ता कराएगा हमारा पंकज भाई, है ना? तो ये 5 लाख ओके एक से सर। 20 लाख हो गया, है ना? पांच जी लाख सर। एक रुपए से 20 लाख हो गया, देखो। बहुत बढ़िया पंकज है। पंकज नाम है गुलाब, है ना? तो सर कमाल। जिंदगी अगर सवाल है तो जवाब हो आप, जिंदगी अगर बाग है तो गुलाब हो आप। पंकज भाई सीधे सीधे समझ लो, लाजवाब हो आप, लाजवाब हो आप हैं। हमारे हमारे सब साथी आईना तो ख्वाब हो आप। सीधे सीधे समझ लो, लाजवाब हो आप। देखो ये कितना बढ़िया लॉजिकल पकड़ा है हमारे ना। 5 लाख 1 रुपए से लेके तरुण, इसलिए सवाल तरुण का पूछा गया मेरे साथियों। तरुण का सवाल पूछे तो 5 लाख 1 रुपए से लेके 20 लाख। लेकिन एग्जामिनेशन में सवाल को पढ़ते हुए आप एग्जाम दीजिएगा। अभी तो यहाँ फंडामेंटल आपका क्लियर हो गया, कहीं से भी घुमा ले आप सही बना दोगे, जैसा कि पंकज जी ने बताया। क्वांटम ऑफ फाइनेंस में 3 कैटेगरी हैं, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं। शिशु, शिशु जो होता है 50,000 तक, किशोर जो होता है 50,000 से 50,000 एक से लेके 5 लाख तक, और 5 लाख एक से लेके पहले 10 लाख था जिसे बढ़ाकर 20 लाख कर दिया गया। इसमें एक कंडीशन ये भी है कि शिशु कैटेगरी में हमको 60% जो है लोन करने होते हैं। अगर 100 लोन हम मुद्रा में कर रहे हैं तो 60 लोन जो है हम शिशु कैटेगरी में करेंगे, ताकि वंचित लोग जिनको कोई नहीं पूछ रहा है कम लोन वालों को, उनको ये इसमें बिजनेस करने का या एक उत्पादन या सर्विस देने का मौका मिले, इनकम जनरेशन का। अब बताइए ये सरल सा सवाल है। व्हाट इज हाइपोथिकेशन चार्ज? हाइपोथिकेशन चार्ज क्या होता है? उदाहरण के लिए देखो, कार लोन देते हैं तो उसमें चार्ज कौन सा क्रिएट होता है अनुराग जी? अगर आप कार लोन देते हैं तो ये मूवेबल एसेट है। और जहां भी मूवेबल एसेट है अंडर जो सरफेसी एक्ट में एक व्याख्या की गई, पहले तो हाइपोथिकेशन की व्याख्या नहीं थी। हाँ अनुराग जी। सर इमूवेबल में मॉर्टेज रहता है ना। इमूवेबल में मॉर्गेज रहेगा, मतलब जिसको मूव नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये तो मूवेबल है ना, कार को इधर उधर ले जाओगे आप तो चाबी दिए तो हो सकता है लॉन्ग ड्राइव में भी चले जाएं अपन, है ना? तो मूवेबल बिल्कुल है। सर। तो बिल्कुल सर। मूवेबल एसेट्स में जो है एक हाइपोथिकेशन होता है, चार्ज होता है हाइपोथिकेशन दृष्टिबंधन। तो पहले क्या था, जब बैंकिंग में हाइपोथिकेशन की परिभाषा नहीं थी 2002 के बाद डेफिनेशन आया उसका। तो बैंक क्या करती थी, एक एग्रीमेंट कर लेती थी कि भैया जब तक मेरा लोन ना चुकता हो जाए, जब मैं बोलूं तब मुझे दिखाते रहना। बराबर है अनुराग? जब मैं पूछूं कि गाड़ी कहाँ है तो मुझे दिखा देना। उसको बोलते हैं बिल्कुल। दृष्टिबंधन। तो एक एक एग्रीमेंट होता था ना, जिसको बोलते हैं हाइपोथिकेशन एग्रीमेंट। बाद में सरफेसी आया तो सरफेसी में कानून बना, कानून के अंदर ये रहा कि हाइपोथिकेशन को डेफिनेशन किया गया। हाइपोथिकेशन डेफिनेशन करेंगे तो कहीं भी चलती गाड़ी को हम हाइपोथिकेशन चार्ज प्रभार दर्ज कर लेते हैं, उसको नोटिस दे के उसको सीज कर लेते हैं, सीज करके ऑक्शन कर लेते हैं, ये सारी चीजें। स्टॉक पर प्लेज एंड लियन होगा। स्टॉक पर प्लेज एंड लियन होगा, कल ही मैंने वो डाला है। नहीं स्टॉक मतलब वो जो स्टॉक है, हाँ हाँ स्टॉक पर भी हाइपोथिकेशन होगा, बराबर बराबर। स्टॉक मतलब जैसे सीसी लिमिट देते हैं, उसमें एफएमसीजी के साबुन शैम्पू किराना सामान रखा है, तो वो उसको स्टॉक बोल रहे हैं ना। प्रभाकर जी, वो स्टॉक मतलब शेयर स्टॉक हम सोच रहे थे, है ना? शेयर्स पर शेयर और आपका जो उस पे होता है प्लेज और लियन होता है, बट स्टॉक्स मतलब जो भी सीसी लिमिट है उसका जो स्टॉक है उस पर। हाइपोथिकेशन, हाइपोथिकेशन का यहाँ पर ये नहीं पूछा था कि क्या चार्ज लगेगा, वो पूछा था डेफिनेशन पूछा था। तो हाइपोथिकेशन क्या होता है? हम्म। हाइपोथिकेशन मूवेबल एसेट पर चार्ज होता है जिसमें ओनरशिप और पोजीशन दोनों बारोवर के साथ होता है, ये पूछा था। हाइपोथिकेशन इज ए चार्ज गोल्ड पर प्लेज होता है, यस गोल्ड पर प्लेज होता है। हाइपोथिकेशन क्या है उसका ये पूछा था कि हाइपोथिकेशन क्या है, तो हाइपोथिकेशन व्हेन द ओनरशिप एंड पोजीशन ऑफ गुड्स सिक्योरिटीज आर विथ
borrower, then if and the charge is created on movable asset, then it is called hypothecation. ऐसा प्रभार जिसमें उसका मालिकाना हक और उसका पोजीशन, उस गुड्स और सिक्योरिटी का पोजीशन बारोवर के पास हो और फिर भी चार्ज क्रिएट हुआ हो, मूवेबल एसेट हो, तो उसे हाइपोथिकेशन दृष्टिबंधन चार्ज कहते हैं। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लियन? लियन की डेफिनेशन क्या है ये पूछा था। देखिए, मैं बार बार उसको 4-5 बार वो वीडियो को भेज चुका हूँ जिसमें हम चार्ज क्रिएशन पढ़ाते हैं। मतलब चार्ज क्रिएशन से कितने सवाल, एक एग्जामिनेशन में 5 सवाल पूछे गए थे। आज ही देख लीजिए, अभी आपके स्क्रीन पर 2 सवाल हो गया है, एक और सवाल आ जाएगा। लियन का डेफिनेशन बोला है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लियन? लियन का डेफिनेशन है राइट, ग्रहणाधिकार बोलते हैं। ए लियन इज द राइट ऑफ इंडिविजुअल टू रिटेन गुड्स एंड सिक्योरिटी in his possession that belongs to another until certain legal debts due to the person retaining to the goods are satisfied. एक ऐसा अधिकार जो ग्राहक बैंक को दे देता है कि मेरे लोन चुकता होने तक मैं इसे ग्रहण अधिकार दे रहा हूं, आप ग्रहण करने का अधिकार रखते हैं, जब चाहें आप इसको ग्रहण कर सकते हैं, मैं डिस्चार्ज करके दे रहा हूं, इसको बोलते हैं लियन। तो लियन एक जनरल लियन डेफिनेशन किया गया है। जनरल लियन इज ए राइट ऑफ इंडिविजुअल टू रिटेन द गुड्स एंड सिक्योरिटी। ग्रहणाधिकार दे दिया कि भाई मेरा लोन ठीक चल रहा है तो आप इसको ग्रहण नहीं कर सकते। अगर मान लीजिए लोन एनपीए नहीं है तो आप उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, और अगर आप लोन खराब चल रहा है तो उसको नोटिस देके उसको ग्रहण कर सकते हो, उसको चुकता भी कर सकते हो। ये होता है राइट टू लियन। ठीक, हमारे सर साथी आम पूछ रहे हैं। बोलचाल में सर आम बोलचाल में क्या इसको गिरवी बोल सकते हैं कि हमारे पास कोई चीज गिरवी रखी है तो गिरवी जब को तक आप हमारा प्लेज, पैसा नहीं दे रहे? प्लेज प्लेज है वो। जी। जी सर। गिरवी बोलेंगे तो बेलमेंट ऑफ गुड्स हो जाता है। बेलमेंट्स ऑफ गुड्स मतलब प्लेज हो गया। अगर आप गिरवी बोलेंगे तो वो डेफिनेशन प्लेज होगा। लियन का डेफिनेशन किया गया है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में अंडर सेक्शन 171। उसमें ये कहा गया है कोई भी व्यक्ति किसी अपने गुड्स एंड सिक्योरिटी को आपको ग्रहणाधिकार दे सकता है, लेकिन वो बोल रहा है कि सर मेरा ये लोन है, लोन सेटिस्फाइड चल रहा है, तो आप इसको इस्तेमाल नहीं, मतलब आप नहीं चलेगा तो आप इस्तेमाल कर लेना। तो इसका मतलब ये हुआ हमारे पास वो रहेगा, जब वो लोन खराब होने लगेगा या खराब होगा तो हम प्रॉपर नोटिस देके उसका इस्तेमाल करेंगे। बिना नोटिस के, बिना खराब के, जैसे कि उदाहरण के तौर पर अभी एक मेरे पास एक केस आया था जिसमें उसने ऐसी प्रॉपर्टी का मतलब ऐसे एडजस्टमेंट कर लिया कि जिसमें वो लोन मतलब समझ लो ऐसे में भी नहीं था, पैसे वापस करने पड़े, कोर्ट, कंज्यूमर कोर्ट से हार गए। हाँ, एक साथी कह रहे हैं कि लियन और असाइनमेंट में डिफरेंस क्या? असाइनमेंट में क्या होता है, फ्यूचर के इनकम भी असाइन कर देता है, इसीलिए फिक्स डिपॉजिट रिसीट में जो चार्ज क्रिएट होता है उसको असाइनमेंट कहते हैं। आप बैंक में भले लियन मार्क करते होंगे, लियन मार्क के कॉमन वर्ड है, जैसे कि एफडीआर आया तो एफडीआर में लियन मार्क कर देते हैं, लेकिन एग्जामिनेशन में असाइनमेंट करिएगा, क्योंकि एक फिक्स डिपॉजिट रिसीट में फ्यूचर के इनकम असाइन करते जाता है ग्राहक। 1 लाख का एफडी है, हम उस पर लोन दिए हुए हैं, तो लोन भी तो बढ़ेगा ना पंकज जी, इसीलिए उसमें इंटरेस्ट भी बढ़ेगा, तो आगे आगे आने वाले इंटरेस्ट को भी असाइन कर देता है, इसलिए उसको असाइनमेंट करते सर हैं। असाइन के लिए कैसा क्वेश्चन आ सकता है? क्योंकि कल रिकॉल क्वेश्चन देख रहा था तो उसमें क्वेश्चन था इससे रिलेटेड। असाइनमेंट मतलब फिक्स डिपॉजिट रिसीट में जो है क्या चार्ज लगेगा, तो असाइनमेंट। ठीक है, फिक्स डिपॉजिट रिसीट में क्या चार्ज लगेगा, तो असाइनमेंट, इतना याद रखिए बस। और ओके। असाइनमेंट का मतलब जैसे एलआईसी रिसीट हो गया, इसमें असाइनमेंट लगता है। ठीक, हाँ, एलआईसी के रिगार्डिंग था वो। चलो बढ़िया। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए। व्हाट इज द मैक्सिमम ओडी लिमिट अवेलेबल इन प्राइम मिनिस्टर जन धन योजना अंडर फाइनेंशियल इंक्लूजन? फाइनेंशियल इंक्लूजन के अंदर प्रधानमंत्री जन धन योजना में एक विशेष फैसिलिटी मिलती है। जो भी ग्राहक जो है पीएमजेडीवाई अकाउंट खोला है, जो हम लोगों ने घर घर जाके खोला है, मेरा खाता भाग्य विधाता, तो जब उनका खाता भाग्य विधाता है और उनके घर में कोई इमरजेंसी पड़ गई, सांप काट दिया, मेडिकल जाना है, कपड़े नहीं हैं, खाने के नहीं हैं, तो ऐसी चीज़ों के लिए उनका भाग्य बनाए हैं हम सरकार ने पीएमजेडीवाई अकाउंट के माध्यम से। तो जब ज़रूरत पड़े उसमें ओडी ले सकता है। वो ओडी की राशि जो है मैक्सिमम कितनी है ये बताया गया है, वो है 10,000।
ओडी के लिए 3 महत्वपूर्ण जानकारी मैं इस क्वेश्चन के बारे में दे रहा हूं। अगर आपको सवाल पूछा हसल फ्री ओडी कितना रुपए दिया जा सकता है पीएमजेडीवाई में, तो कितना होगा? वाह, बहुत बढ़िया। जो जो साथी जानते हैं लिखिए जरा, मैं चाय पी लेता हूँ। अगर सवाल पूछता है कि पीएमजेडीवाई में हसल फ्री ओडी लिमिट कितनी है, तो है 2000। कितना है? 2000। सर इसका मतलब क्या हुआ? हसल फ्री मतलब मांगा तो दे दो, खत्म, कुछ देखना नहीं। तुरंत। हाँ, मांगा मतलब कोई पीएमजेडीवाई अकाउंट है, अकाउंट ऑपरेटिव है, और उसने एप्लीकेशन दे दिया, तो दे दो हसल फ्री, मतलब बिना रोक टोक के, आसानी से, तो बहुत आसानी से दे दो। ठीक। दूसरा सवाल है, अगर कोई वुमेन वेरीफाइड एसएचजी, मतलब वेरीफाइड वुमेन एसएचजी है, मतलब ऐसा एसएचजी जिसको जो लोकल अथॉरिटी ने वेरीफाइड किया है, डिस्ट्रिक्ट लेवल जो कमेटी होती है उनकी, उनने वेरीफाइड किया है, तो उनके मेंबर्स को जो वुमेन में सभी मेंबर्स को जो ओवरड्राफ्ट लिमिट मिलता है वो कितना है? वो तो सभी जान रहे हैं जी, हैं, पांडे जी, सब लोग, प्रभाकर जी। वो है 5000। और मैक्सिमम ओडी जो होता है वो होता है 10,000। ये 10,000 देने के लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, जब आपका फाइनेंशियल इंक्लूजन पढ़ाऊंगा तब दे दूंगा। जैसे कि अकाउंट ऑपरेटिव होना चाहिए, उसके अकाउंट से लेन देन से दिखना चाहिए कि वो 10,000 का ओडी लेगा तो सेटिस्फाई कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। उदाहरण के तौर पर, आप जब वो लेते हो ना, ओडी लिमिट लेते हो, देखा जाता है ना क्या क्या चीज़ें कितना कर पाते हो, आपका क्रेडिट उसका इंटरेस्ट सर्व कर पाएगा कि नहीं, ये देखना है। बता दूंगा सेशन में, 6 कंडीशन है उसके। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर लेते हैं। कैश शॉर्टेज ऑफ रुपीज हाउ मच शुड बी रिपोर्टेड एज फ्रॉड एज पर द पॉलिसी। जो फ्रॉड पॉलिसी में सबसे मैं बार बार बताता हूँ कि कैश शॉर्टेज को फ्रॉड के तौर पर ट्रीट किया जाएगा, ये जरा बताइए कब होगा? अंकित चौधरी जी। अनुराग, ऐसा फ्रॉड क्या होता है कैश में? सर कैश शॉर्ट हो जाए अगर और उसकी अमाउंट 10,000 से ऊपर है तो उसको एज अ फ्रॉड लिया जाएगा। बहुत बढ़िया। वैसे ज्यादातर यही सवाल पूछता है कि 10,000 या 10,000 से ऊपर का अगर कैश शॉर्टेज हो गया तो फ्रॉड ट्रीट होगा, क्योंकि इसके लिए कंडीशन नहीं है कि कैशियर इन्फॉर्म कर देता है, नेग्लिजेंस, ये वो सब कंडीशन नहीं है इसके लिए। लेकिन एक या दो बार वो वाला भी सवाल पूछा था हायर स्केल में, 1 से 2, 2 से 3 में, कि अगर 5,000 रुपये से ज़्यादा का शॉर्ट हो और 10,000 रुपये तक का शॉर्ट हो और कैशियर इन्फॉर्म नहीं करता है, चेकिंग में पकड़ा गया, तो ये कंडीशन फ्रॉड में ट्रीट होगा कि नेग्लिजेंस होगा? सर बताइए जरा। फ्रॉड होगा, फ्रॉड नेग्लिजेंस। होगा। ये एक ही फ्रॉड होगा बार, सर, फ्रॉड एक होगा। या दो बार पूछा गया था, लेकिन अगर 98 बार बोलने से ये पूछा गया जो आपकी स्क्रीन पर है। ये देखो अगर खुद अनुराग से बैठा है बता अपने। देगा सर, खुद से बता देगा तो फ्रॉड नहीं होगा, तो हाँ, नेग्लिजेंस में जाएगा। नेग्लिजेंस होगा, नेग्लिजेंस होगा। ठीक है, लेकिन इसका कहीं मतलब नहीं है कि उसको भरना नहीं पड़ेगा। जैसे आप बता दिया कि सर आज कैश शॉर्ट हो गया, तो तो मैनेजर पड़ेगा साहब ही ऐसा नहीं सर। बोल, हाँ, उसको वो जो डिफरेंस अमाउंट हुआ है ना, लेस हुआ है, उसको तो भर के जाना पड़ेगा ही सेम डे, है ना? अब बताओ, नेग्लिजेंस जब होता है तो उसकी भरपाई कौन करेगा अनुराग जी? सर उसकी भरपाई तो कैशियर ही करेगा। हाँ, कैसे ही तो करेगा। कैशियर ही करेगा सर, कैशियर ही बैठा था तो उससे हाथ से लेन देन कम ज्यादा हो तो वही जिम्मेदार है उसके लिए तो। हाँ, इसलिए देखो, ये पंकज भाई पीछे जो टी शर्ट पहना है इसमें रेड लगा के रखा, नहीं खतरा सर, भैया अगर अगर इधर। अगर मैनेजर साहब दयालु हैं तो मदद कर देते हैं। हाँ, सही नहीं बात सर, उस है। टाइम पे कोई काम नहीं आता सर, मैं इसका खुद जीता जागता उदाहरण हूँ। 50,000 कैश शॉर्ट हुआ था जब। मदद भाई ये बड़े करनी चाहिए, अमाउंट में देखो। नहीं देता कोई देखो, सर। पैसे की मदद तो अच्छा नहीं है, वो गलत हो जाएगा, लेकिन मदद ऐसी करनी चाहिए कि थोड़ा चेकिंग करने में मदद करवा दे कि किसको चला गया, सीसीटीवी फुटेज चेक कर ले, बाउचर चेक कर ले, या कैश के डिनोमिनेशन होते हैं वो चेक कर लें, या कहीं पर गिर तो नहीं गया, ये सारी चीजें, या फिर से रिकाउंटिंग में मदद करा दे, वो है ना? आइडेंटिफिकेशन में करा दे मदद। बाकी पैसे की मदद मान लीजिए उसके पास है ही नहीं, ये तो ऐसे टी शर्ट, खतरा वाला टी शर्ट पहना कि भाई देखो मेरे खतरा ही है इधर। पंकज जी बोल रहे हैं कि सर खतरा ही है, शाम होते होते तो हमको ये लगा रहता है कि कैसे करके बंद हो जाए, जय हो प्रभु श्री राम की करके निकलते हैं, है ना? सही सही बात है बात है। सर। आप प्रार्थना करके जाइए और प्रार्थना करके आइए, जिस इष्ट देवता को मानते हैं उसको, क्योंकि ना हम लोग
इतने ज़्यादा चैलेंजेस में रहते हैं ना कि आपके पास भगवान का होना बहुत ज़रूरी है, माइक्रो एंजल्स का, नहीं तो बहुत मुश्किल है, किधर कहाँ चला जाएगा नोट, क्या ही करेंगे। मैं तो खुद सिस्टम से काम करता हूँ ना, मैं जानता हूँ। चलिए, तो कैश शॉर्टेज शुड बी रिपोर्टेड, 10,000 से ऊपर और है या 10,000 है तो उसको हम फ्रॉड रिपोर्ट करेंगे। और फ्रॉड रिपोर्ट करने के फिर 3 तरीके होते हैं। इंश्योर पोर्टल में करोगे आप, अगर लिमिट उसकी 1 लाख से ऊपर है तो। 1 लाख से नीचे तो इंश्योर पोर्टल में करने की ज़रूरत नहीं है। और फिर उसके बाद जो पुलिस में रिपोर्टिंग भी होती है, 3 करोड़ तक के है तो लोकल पुलिस में, 3 करोड़ से ऊपर है तो सीबीआई में। आपका भी फ्रॉड पॉलिसी जो है जैसा पढ़ाया गया है वैसा आप याद रखिएगा। अगला है द लोन लिमिट फॉर एजुकेशन लोन अंडर प्रायोरिटी सेक्टर। पवन जी, पोर्टल का नाम है इंश्योर पोर्टल है, आरआरबी के लिए इंश्योर पोर्टल में करते हैं, और डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक आरबीआई को करते हैं, आप लोग नाबार्ड को करते हैं। वो भी सवाल सीधा पूछ लेता है। ये सवाल पॉपुलर सीरीज का है कि द लोन लिमिट एजुकेशन अंडर प्रायोरिटी सेक्टर अप टू हाउ मच रुपीस। ये मतलब समझ लो कॉमन सवाल है, सभी लोग जानते होंगे। हाँ अनुराग जी, ये तस्वीर लिया हूँ, कौन से बैंक का एडवर्टाइजमेंट होगा? ऐसे मैंने आप लोग को पूछ रहा हूँ, बाकी ये किसी को याद होगा? ये जो तस्वीर सर है ये किस बैंक का एडवर्टाइजमेंट है, उसको वहां से उठा लिया, एक्सिस प्राइवेट बैंक। बैंक ही होगा सर ये। एक्सिस बैंक है सर। एचडीएफसी बैंक है, एचडीएफसी बैंक से उठाया है ना। द लोन लिमिट अंडर प्रियोरिटी सेक्टर, तो प्रियोरिटी सेक्टर में ये है 20 लाख रुपए। पहले जो है ये 10 लाख था, जिसे बढ़ाकर 20 लाख किया गया। एजुकेशन लोन का हम लोग स्पेशल, आप लोग का स्कीम पढ़ना बहुत ज़रूरी रहता है, तो इसीलिए हम लोग जो है एजुकेशन लोन आपका पॉलिसी हम लोग पढ़ेंगे। एजुकेशन लोन वैसे तो आईबीए द्वारा गाइडेड होता है, लेकिन फिर भी सभी बैंकों का पढ़ना जरूरी होता है। एक ही थीम है उसमें, अगर जैसे हम बड़ौदा और राजस्थान ग्रामीण बैंक का एजुकेशन लोन पढ़ाए हैं तो वो आपके लिए भी सेम होगा, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन और डेलीगेटेड पावर में अंतर होगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, ये व्हाट इज द इंटरेस्ट अप्लाइड फ्रीक्वेंसी फॉर फिक्स डिपॉजिट रिसीट। अगर कोई फिक्स डिपॉजिट रिसीट जमा करता है आपके यहाँ, ग्राहक है, तो उसको इंटरेस्ट किस फ्रीक्वेंसी में चार्ज किया जाता है, इंटरेस्ट कब दिया जाता है, कब लगाया जाता है, बताइए। तो आसान सा सवाल है। हाँ जी। ओके। ईयरली फौजी प्रदीप जी, भाग जाएगा कस्टमर आपका, क्योंकि यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज वाला रहता है ना, यहाँ पर होता है क्वार्टरली। क्वार्टरली इंटरेस्ट होता है, इसका मतलब ये हुआ एक क्वार्टर का इंटरेस्ट आया 1,000 रुपये, तो अगले क्वार्टर में जो इंटरेस्ट होगा वो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट देगा, वो उस इंटरेस्ट पे भी देगा, मूलधन पे भी देगा। तो व्हाट इज द इंटरेस्ट अप्लाइड फ्रीक्वेंसी, फिक्स डिपॉजिट जो है वो क्वार्टरली है। इसीलिए आप देखे होंगे जब जून क्वार्टर का बैलेंस शीट बनाते हैं, दिसंबर क्वार्टर का बैलेंस शीट बनाते हैं, उसमें वो इंटरेस्ट वाला पार्ट आप देख सकेंगे, पीएनएल के एक्सपेंसेस बढ़ते होंगे। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ मुद्रा, देख रहे हो मुद्रा लोन का, हम देख रहे हो विनोद, मुद्रा लोन को कैसे घुमा घुमा के पूछ रहे हैं। मुद्रा लोन जो है सब जानते हैं, लेकिन बार बार पूछ रहा है कि भाई आप करो, मैनेजर बन जाओगे तो यही करना पड़ेगा, ऐसा यूनिट है। डेवलपमेंट फाइनेंस एजेंसी। ओके, मुद्रा लोन के बारे में फुल फॉर्म पूछा है, मुद्रा लोन की कैटेगरी पूछा है, मुद्रा लोन में बढ़ोतरी करी है अभी, तो सब सरकार जिसको ध्यान दे रहा है उसको बैंक भी ध्यान देगा, और एग्जामिनेशन लेने वाला भी ध्यान देगा, और आप ब्रांच में काम कर रहे हो आप भी ध्यान देना। और सही आदमियों की तलाश करके, जो एक्चुअल में पान ठेला चलाता है, जो एक्चुअल में सिलाई कढ़ाई करता है, जो एक्चुअल में टेलर है, जो एक्चुअल में ये बांस बर्तन में कलाकृति करता है, ऐसे लोगों को ढूंढिए और ढूंढ के उनको मदद करिए, तो ये सस्टेनेबल होगा। ये जिम्मेदारी आपकी है। माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड, ये मुद्रा है। इसका फुल फॉर्म अभी आप जान लीजिए, वैसे तो डिटेल सेशन में आप लोग पढ़ते हैं। व्हाट इज द टोटल एनपीए ऑफ एमपीजीबी एज ऑन 31 मार्च 2004। एनपीए जो है, अभी लगातार दो बैंकों में एनपीए पूछ लिया है, तो आप अपने बैंक का एनपीए याद कर लीजिए। एनपीए, दो एनपीए याद करना है, एक ग्रॉस एनपीए याद करना है, एक नेट एनपीए याद करना है। तो यहाँ पर ग्रॉस एनपीए पूछा था एमपीजीबी का। एमपीजीबी का ग्रॉस एनपीए जो है 6.09, तो 6.6 से ऊपर नहीं होना चाहिए। 6 से लेके
जो है 10% है तो एक मॉडरेट माना जाता है, 6 से नीचे है तो बहुत अच्छा माना जाता है, 10 से ऊपर है तो खतरा माना जाता है। मतलब जो है बहुत ही डेंजर माना जाता है 10 से ऊपर ग्रॉस एनपीए में। और ग्रॉस एनपीए क्या होता है, मान लीजिए 100 रुपये का 100 करोड़ का लोन दिए हैं, आज आउटस्टैंडिंग 90 करोड़ है, उसमें से 10 करोड़ स्लिप हो जाता है, तो जो स्लिप हुआ वो ग्रॉस एनपीए होगा 10 करोड़। लेकिन उसमें प्रोविजन माइनस कर देंगे तो नेट एनपीए होगा। तो यहाँ पर 6.09 इनका ग्रॉस एनपीए। टोटल यानी सर ग्रॉस पूछा है ना? ग्रॉस पूछा है इनको, ग्रॉस। आप अपने बैंक का परसेंटेज भी देख लीजिएगा और क्वांटम भी देख लीजिएगा। अब आते हैं, देखिए फुल फॉर्म ऑफ एनपीए हैं, देख रहे हो फौजी प्रदीप जी, हैं एनपीए पूछता है। एनपीए पूछने में तो ऐसे भटक जाते हैं हम लोग, हैं एनपीए बराबर नॉन को। परफॉर्मिंग एसेट्स। हाँ ठीक है पंकज जी, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, लेकिन आप आपको बोलते हैं जाओ जाओ खोज के लाओ, तो आप ऐसे घूमते रह जाओ, नक्शा बना के लाते हो, सर मैं यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, नहीं सर, नहीं सर, यहाँ नहीं सर, गया। आइए सर, स्वागत है, आएगी सर। नहीं मतलब एनपीए बराबर मिलते नहीं है, इसलिए डायग्राम ने ऐसे बनाया कलरफुल आपको। मतलब एनपीए जब खोजने जाते हैं ना, तो आप मिलते ही नहीं है, एनपीए बराबर मिलेगा नहीं, वो कहाँ कहाँ नदी नाला पार करके कहीं और रहता है, मिलता ही नहीं है। चलिए, तो एनपीए का फुल फॉर्म है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, स्केल 1 से 2 में पूछा, देख लीजिए आप। तो ये तो इसमें क्या डिस्कशन करें, एनपीए का आप देख लीजिएगा एनपीए के लिए कि किस तरह से एनपीए का सफ़रनामा है, मतलब एक पीए अकाउंट जो है एनपीए तक, लॉस एसेट तक कैसे जाता है, अगर इतना याद कर लिए तो एनपीए के सारे सवाल बन जाएंगे। मतलब आज लोन दिए तो एसेट कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, स्टैंडर्ड एसेट और जो है परफॉर्मिंग एसेट, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। परफॉर्मिंग एसेट जो हैं रेगुलर होते हैं, इरेगुलर होते हैं। इरेगुलर के 3 पार्ट होते हैं, एसएमए, एसएमए 0, एसएमए 1, एसएमए 2। फिर एनपीए, एनपीए में सब स्टैंडर्ड। एसएमए 0 में जब जाता है तो वो 30 दिन तक रहता है, 31 से 60 दिन एसएमए 1 में, 61 दिन से 90 दिन एसएमए 2 में। 90 दिन से ऊपर हुआ तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो जाता है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट में पहले घर, पहले मेहमान नवाजी के लिए जाता है, वो सब स्टैंडर्ड में 1 साल तक खाता पीता है, वहाँ पर आराम करता है। फिर उसके बाद 1 साल बाद वो वहाँ से किक कर देता है, तो डाउटफुल में चला जाता है। डाउटफुल 1 में 1 साल रहेगा, डाउटफुल 2 में 2 साल रहेगा, फिर डाउटफुल में 3 साल रहने के बाद वो डाउटफुल 3 में पड़ा रहता है लंबे समय तक के लिए, जब तक कि बैंक या ऑडिटर वगैरह उसको लॉस में न कर दें। कई कंडीशंस हैं जिसमें सीधे लॉस में चला जाता है, जैसे कि हमारे अनुराग जी इंस्पेक्शन में गए, वो उसमें उस समय देखे कि इसमें सिक्योरिटी जो है 10% से कम हो गई, तो सीधे लॉस में चला जाएगा। 10% से ज़्यादा है, 50% तक है, तो वो डाउटफुल में चला जाता है। चलिए अब आ जाते हैं यहाँ पर अगला सवाल। हाउ मेनी डिजिट इन आईएफएससी कोड? आईएफएससी कोड में कितने डिजिट हैं? आईएफएससी कोड में कितने डिजिट होते हैं, ये पूछा गया, बहुत ही सरल सवाल। ये तो हमारे सुरेंद्र भारती जी ऐसे ही करते हैं, अरे सर यही तो करते रहते हैं, आरटीजीएस, एनईएफटी और इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड 11 डिजिट होते हैं। और आप लोग को सब याद भी होगा अपने अपने आईएफएससी कोड, क्योंकि ये आईएफएससी कोड मैंडेटरी है, जहाँ पर हम आरटीजीएस एनईएफटी करते हैं तो फंड ट्रांसफर के लिए कोड का इस्तेमाल किया जाता है। अगला सवाल है, ये देखो, ये सवाल पूछ लिया, ये टॉपिक बताता है कौन कौन से टॉपिक को पढ़ना है। डीआईसीजीसी, द डीआईसीजीसी इंश्योर्ड ऑल डिपॉजिट सच एज सेविंग, फिक्स, करेंट, रिकरिंग। Each depositor in bank is insured up to maximum for both principal and interest amount held by the customer in the same right and same capacity. मैक्सिमम कवरेज पूछा है, सीधी सी बात, डीआईसीजीसी में मैक्सिमम कवरेज। डीआईसीजीसी इंश्योरेंस एक मैंडेटरी इंश्योरेंस है, जिसमें बैंक में जो ग्राहक हैं उनका डिपॉजिट इंश्योर होता है। इसकी मैक्सिमम जो लिमिट होती है वो 5 लाख होती है। इसका प्रीमियम जो है 12 पैसा प्रति सैकड़ा होता है सालाना। इसको साल में 2 बार दिया जाता है, तो 6 पैसा पहले दिया जाता है 6 महीने में, 6 पैसा बाद में दिया जाता है। अगर पर बैंक पर डिपॉजिटर जो है ये 5 लाख की लिमिट है। अगर कोई ऐसा स्थिति आ जाती है कि बैंक जो है लिक्विडेशन होता है, बैंक बंद हो जाता है, तो फिर वो क्लेम जो है, क्लेम 60 दिन में उसको सेटल करने होते हैं, बस इतना याद रख लीजिए। और इसका प्रीमियम पूरा पूरा बैंक पे करती है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर फिर आ गया है। नदिया चले चले रे धारा,
तुझको चलना होगा, तुझको पढ़ना होगा। In case of agriculture, a loan granted for short duration crop is treated as NPA if the installment of principal and interest thereon remain overdue for how many crop season? ये तो बहुत ही पॉपुलर सीरीज का सवाल है। एक किसान है, फसल उगाता है। अगर ये फसल की पैदावार 12 महीने के अंदर आ जाती है, अनाज जो है, तो उसको शॉर्ट टर्म कहते हैं। अगर 12 महीने के बाद अगर फसल की पैदावार आती है तो उसको लॉन्ग टर्म क्रॉप कहते हैं। तो ये धान लगाता है, शॉर्ट टर्म क्रॉप है, पैडी शॉर्ट टर्म क्रॉप है। तो इसके लिए जो पॉलिसी ने, एनपीए जो आयरक नॉर्म्स ने ये बोला है कि अगर एक किसान है तो उसको थोड़ा ज़्यादा समय दिया जाए। उसको बोला गया है कि एक क्रॉप सीजन के बाद उसका फसल आता है तो पैसा नहीं पटाया चलेगा। दूसरा क्रॉप सीजन है, पैसा नहीं पटाया, तो 2 क्रॉप सीजन तक अगर नहीं पटाया, मतलब कुछ ना कुछ मेजर इशू है भाई। अब इसको जो है एनपीए डिक्लेयर कर दो और वसूली की कार्रवाई करो। वो किसान जो है गड़बड़ है, मतलब उसकी नियति अभी खराब हो गई। इसीलिए यहाँ पर 2 क्रॉप सीजन बोला गया है। क्रॉप सीजन का मतलब ये है कि फसल बोने से लेके जो अनाज जो है वापस आने तक इसको क्रॉप सीजन के रूप में दिया जाता है। क्रॉप सीजन भी आप देख ले होंगे। अगर 12 महीने में कोई पैदावार आती है तो शॉर्ट टर्म क्रॉप बोलते हैं, और 12 महीने के बाद आती है तो लॉन्ग टर्म कहते हैं। अगर सीजनल क्रॉप की बात करेंगे तो रबी सीजन और खरीफ सीजन होते हैं। खरीफ का सीजन अप्रैल से लेकर सितंबर तक होता है, रबी का सीजन जो है अक्टूबर से लेकर मार्च तक होता है। ये इतनी जानकारी अभी आप रख लीजिए। अगर यही सवाल लॉन्ग टर्म के लिए आता है तो 1 क्रॉप सीजन। इक्विटेबल मॉर्गेज कैन बी केप्ट इन व्हिच प्लेसेस? देखो ये पॉपुलर सीरीज का सवाल है। लगातार अभी इसी साल 5 आरआरबी का एग्जामिनेशन हुआ, सब में ये सवाल आया है कि जो ईएम है, क्योंकि आप देखेंगे सरकार की प्रायोरिटी है कि सभी के सिर के ऊपर छत हो। हाउसिंग की गारंटी दे रहा है सरकार, सब घर बनाए। और ये जो घर पीछे दिख रहे हैं ना, ये अनुराग भाई का घर है, ऐसा बनाएगा वो। है पंकज जी, कैसा रहेगा? ठीक रहेगा? हाँ सर ठीक रहे। बढ़िया हाँ रहेगा मतलब, सर, फर्स्ट क्लास एकदम। हाँ अच्छा रहेगा। ऐसा घर बनाओ यार, खेत वेत में बढ़िया से 1 एकड़ में। फिर ऐसा धीरे धीरे करके बनाओ, लेकिन बढ़िया बनाओ, अच्छा। और बनाना ही चाहिए, क्योंकि हम लोग सब दुनिया भर का घर बनाते हैं, अपना घर नहीं बना पाते। या हम एज ए बैंकर होने के नाते, मतलब कई बार मैं बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन करता हूँ, रिटायर्ड ऑफिसर से बात करता हूँ, 100 100 200 लोग रहते हैं। तो उनसे बात करता हूँ तो वो जिंदगी भर ना किसी को बिजनेसमैन बना दे दिए रहते हैं, किसी को कुछ करा दिए रहते हैं, लेकिन हम लोग सर जो एक है खुद क्वेश्चन के पूछूं? लिए नहीं सोच पाते। हाँ जी। एक क्वेश्चन है सर। हम्म स्मॉल मार्जिनल और टीनेंट फार्मर का थोड़ा सा हल्का सा डिस्क्राइब कर दीजिए। हाँ, स्मॉल मार्जिनल फार्मर जिसको बोलते हैं, वो जिसके पास थोड़ी बहुत जमीन है। और टेनेंट फार्मर्स ऐसे होते हैं जो खुद के पास जमीन भी है और बाहर से किराए पर भी किसी का लीज पर जमीन लिया हुआ है खेती करने, टेनेंट फार्मर कहते हैं। सिंपल सा है। ओके स्मॉल सर। एंड मार्जिनल फार्मर इसीलिए इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर को प्रियोरिटी है। आप सोचिए, एग्रीकल्चर में प्रियोरिटी सेक्टर में 18% का एक टारगेट है, जिसमें स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर के लिए कितना है, जरा टाइप करके बताओ मेरे होनहार साथी। स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर के लिए एक टारगेट है प्रियोरिटी सेक्टर में कि आपको इतना लोन करना ही करना है, वो है 10%। सोचो कितना, 18% का टोटल एग्रीकल्चर है। उसमें से आप जो है छोटे लोगों को जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर है उनको 10% लोन करना है, मतलब नहीं, आपकी सबसे ये बड़ी सर एक जवाबदारी है। क्वेश्चन निकला ना कि उसमें लैंड पूछा था स्मॉल फार्मर के लिए, हाँ, रिकॉल स्मॉल क्वेश्चन में। और मार्जिनल 2 तरह के होते हैं। मार्जिनल फार्मर ऐसे होते हैं जिनके पास 1 हेक्टेयर जमीन होती है, उनको माल के पास 20 मार्जिनल है सर। फार्मर कहते हैं, मतलब सीमांत किसान कहते हैं। और ऐसे किसान जिनके पास 1 हेक्टेयर से ज़्यादा और 2 हेक्टेयर तक की ज़मीन है, उनको स्मॉल फार्मर कहते हैं। अब 1 हेक्टेयर मतलब 2.5 एकड़ के आसपास। 2.5 एकड़ के आसपास अगर है किसी के पास ज़मीन, जैसे कि हमारे अनुराग के पास है, 2.5 एकड़ है। 2.5 एकड़ में इतना बन जाएगा ना अनुराग ये? इससे हम्म, अच्छा बन जाएगा सर। हाँ, तो इनको स्मॉल स्मॉल फार्मर बोलेंगे, लेकिन इसको गोटिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? वहाँ का दाऊ। लेकिन लेकिन सर थोड़ा। आरआरबी इतना लोन देगी नहीं सर, 300 लाख से ज्यादा देती नहीं है, चक्कर ये है सर, इतने में बनेगा नहीं।
ये पंकज जो नहीं होगा उसकी बात करता है यार, जा यार नहीं वाला, नो नहीं नहीं वाला बात मत करो। पॉजिटिव बात करो। होगा, बोलो, एक दिन आएगा समय, है ना भाई यार, सबकी एक एक लिमिट है ना पंकज, सबकी एक एक लिमिट है। हम तो एक अच्छी बात कर रहे हैं, सपना तो देख सकते हैं ना, तो बनाएंगे सर जरूर बनाएंगे। मार्जिनल के लिए 1 हेक्टेयर, स्मॉल के लिए 1 हेक्टेयर से ज्यादा। 2 हेक्टेयर तक, 2 हेक्टेयर तक है ना स्मॉल, चलिए। और टेनेंट फार्मर ये है कि दूसरे लोगों से लीज पर ले लिया खेती करने के लिए। हाँ, बटाई पे जो लेते हैं सर उसे ना, बताइए। शायद उसी को बोलते हैं। हाँ ठीक। ओके। यहाँ पर इक्विटेबल मॉर्गेज के बारे में सवाल पूछा गया था पॉपुलर सीरीज का। एक तो पूछता है कि ईएम जो है होता क्या है। ईएम जस्ट क्या होता है, टाइटल डीड होता है। जैसे ये घर है अनुराग का, ऐसे बोल बोल के मैं इसका बना ही दूंगा। ये 4-5 साल बाद देखना है, बोला सर आइए आप बोले थे वो घर बन गया। तो ये अनुराग का आइए सर, घर है। बिल्कुल स्वागत तो है। ये अनुराग का घर है, तो इसका जो टाइटल डीड है, इसका जो दस्तावेज है, जिसको बोलते हैं, इसका रजिस्ट्री का पेपर है। अगर ये रजिस्ट्री के पेपर को बैंक में जाके डिपॉजिट कर देता है, सेल डीड को डिपॉजिट कर देता है, टाइटल डीड को डिपॉजिट कर देता है, तो वहां पर जो हम प्रभार दर्ज करते हैं उसको इक्विटेबल मॉर्गेज कहते हैं। इमूवेबल प्रॉपर्टी है, घर को लाके बैंक में नहीं दे सकता, इसलिए उसने बैंक के एक दस्तावेज दे दिया ओरिजिनल, कि सर इसको तब तक मेरे आप बैंक में रख लीजिए जब तक मेरा लोन चुकता ना हो जाए। इसको ईएम कहते हैं। लेकिन कहीं भी नहीं रख सकते, उसके लिए कोई नोटिफाइड एरिया होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट करती है। यही सवाल पूछा गया है। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी में जैसे उसमें मॉर्गेज करते हैं, तो मॉर्गेज के अलग अलग प्रकार होते हैं। सिंपल मॉर्गेज, इंग्लिश मॉर्गेज, हिंदी मॉर्गेज, क्या क्या मॉर्गेज है, मॉर्गेज वाले में पढ़ना कितना पढ़ाया हूँ। इसुफैक्टरी मॉर्गेज, मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल, है ना। उसमें सबसे पॉपुलर सीरीज और आसान है इक्विटेबल मॉर्गेज। इक्विटेबल मॉर्गेज जो है ऐसी जगह रखी जाती है जहां स्टेट गवर्नमेंट द्वारा नोटिफाइड है। और ज़्यादातर ये स्टेट गवर्नमेंट ने उन एरिया को नोटिफाइड किया है जहां पर रजिस्ट्री के काम होते हैं, या तहसील ऑफिस जहां पर होता है वहां पर उसको अलॉट किया गया। अगला सवाल, हु डिसाइड द इंटरेस्ट रेट ऑन सेविंग डिपॉजिट। यहाँ ये बताओ जरा पंकज, सेविंग का इंटरेस्ट रेट कौन डिसाइड करता है। सर पर्टिकुलर बैंक ही करती है सर, कोई भी बैंक। बैंक हो जैसे, तो वही डिसाइड करती है कितना इंटरेस्ट होना चाहिए अपने बैंक का। बहुत बढ़िया। डिपॉजिट में जो इंटरेस्ट है वो बैंक डिसाइड करती है। और ये कंडीशन आरबीआई आरबीआई का छोड़िए, अपर बैंक ऐसा नहीं, सीधा बैंक, इंडिविजुअल बैंक डिसाइड के। बैंक का बोर्ड है, एक एसेट लाइबिलिटी मैनेजमेंट कमेटी होती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उसको अप्रूव करती है, देते हैं। डिसऑनर्ड चेक इज टू बी रिटर्न विद इन हाउ मेनी पीरियड्स। ये तो बहुत ही प्यार बताएं, अगर 40 बार एग्जाम होगा ना तो 41 बार सवाल पूछता है ये। अब पता नहीं, ये देखो, सर अगर कोई 24 घंटे चेक में करना पड़ता है। 24 घंटे में करना पड़ता है ना पंकज। जी जी सर। बहुत बढ़िया, आप एकदम कुछ द्रुत गति से पढ़े हो लग रहा है, बहुत ज्यादा घर में जाके पूरा पढ़ लेते हो लग रहा है ना पंकज। कैसे कर लेते हो सारा बस तो। सर क्लास लिया आपसे, जब से ही हाँ, कर पढ़ रहे सर। पंकज बोलता है सर पढ़ने में आनंद आता है, अब इसकी आदत हो गई। मैं देख रहा हूँ आपको, और दूसरे सेशन में भी देखता रहता हूँ, अच्छा रिस्पॉन्ड करते हो आप, अच्छी बात है। आई अप्रिशिएट थैंक यू। योर एफर्ट्स एंड आई अप्रिशिएट योर, जो आप जिस तरह से एसोसिएट होते हो ना, उसके लिए मैं अप्रिशिएट अप्रिशिएट करता हूँ। डिसऑनर चेक है, कभी कई साथी पूछ रहे थे बीआर के जीबी के, सर हमारे पॉलिसी में तो 48 घंटा दिया है, किसी पॉलिसी में कुछ दिया है। आप 48 घंटा दिया होगा आपके पॉलिसी में, लेकिन आपको एग्जामिनेशन में 24 आवर्स लिखना होगा। वो 48 घंटा ही दिया गया, 24 आवर में इंटीमेट करना है, 48 घंटे में कम से कम देना ही है, ऐसा कुछ एडवाइजरी टाइप का लिखा हुआ है आपके पॉलिसी में। तो डिसऑनर चेक अगर एग्जामिनेशन में आया भाई साहब, तो 24 घंटा ही डालना, क्योंकि गोईपुरिया सर 24 घंटे ही डाल दिए सर, सीटीएस लगा दिए तो मुझे पता है सर कैसी प्रॉब्लम आती है। तत्काल ठीक है, फोन आनी शुरू हो जाती है सर, तत्काल करना पड़ता है। 24 घंटे आप दे दीजिएगा, क्योंकि गोईपुरिया कमेटी के रिकमेंडेशन को बैंकों ने लागू किया। आरबीआई का कई बार हमारे बोर्ड ने उस पॉलिसी को रिवाइज नहीं किया रहता, इसलिए पुरानी चीज़ें दिखी रहती हैं। तो चूंकि आपके बैंक में पॉलिसी 3-3 साल में आती हैं, डोमेस्टिक कॉमर्शियल बैंक में ज़्यादातर पॉलिसी सेम ईयर में आ जाती है, 1 ईयर में आ जाती हैं, तो इसलिए आपकी पॉलिसी में बहुत सारी चीज़ें थोड़ी सी आउटडेटेड होती हैं। मैं सभी नहीं बोल सकता, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें आउटडेटेड होती हैं। और चूंकि वो प्रिंट होके आता है, या एक पर्टिकुलर रहता है, प्लस बोर्ड में पास होके आता है, तो इसीलिए हो सकता है। लेकिन करंट अपडेट के लिए तो आप मेरे साथ हो ना। किसका है ये तुझको इंतजार, मैं हूं ना, हाँ मैं हूं ना पंकज, है पंकज भी तो है इधर, है बताएगा पंकज सब। डिसऑनर चेक इज टू बी रिटर्न विद इन 24 आवर्स। अगला सवाल है, सेंट्रल ऑफिस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहाँ पर है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हेड ऑफिस कहाँ पर है।
पंकज जी, आपके बैंक का हेड ऑफिस कहाँ पर है? सर हमारा तो अजमेर में है सर। हाँ, अजमेर है। आजा मेरे हमारा यार। तो अजमेर है सर। आएंगे हम जी सर, जरूर। वैशाली नगर अजमेर में है हमारा तो। वहाँ पर बहुत फेमस जगह है जी, अजमेर, है ना? हाँ हाँ। सर, ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह है, और पुष्कर का मेला भी लगता है सर। कौन से तो महीने में अच्छा वैसे रहता काफी। है ना वहाँ? जी सर। कौन से महीने में अच्छा रहता है ना? दिसंबर, सितंबर? सर हाँ, तो ठंडियों में सर जाना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है सर वैसे तो। पुष्कर, पुष्कर का मेला कब लगता है? सर अब वो भूल गया सर, वो याद नहीं, क्योंकि मैं एमपी का ठहरा, तो मुझे तो आसपास सारे मेले पुष्कर वो कुंभ के मेले ही मिल जाते हैं सर, इसलिए। तो वो एग्जाम इंटरव्यू में पूछेगा, देखना, पुष्कर का मेला। हेड ऑफिस कहाँ पर है? लखनऊ? प्रभाकर जी, लखनऊ में हेड ऑफिस है आरबीआई का? नहीं यार, ऐसा मत करो यार। अच्छा, हेड ऑफिस जो है मुंबई, मुंबई है, मुंबई में हेड ऑफिस है। अब ये वो ओम्बुड्समैन का पूछ लिया, देखिए वो हेड ऑफिस कहाँ पर है। अच्छा, इसका सीआरपीसी कहाँ पर है? ओम्बुड्समैन का सीआरपीसी कहाँ है? बैंक जो इंटीग्रेटेड। चंडीगढ़ सर। चंडीगढ़। चंडीगढ़। सीआरपीसी का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रलाइज्ड रिसिप्ट एंड प्रोसेसिंग सेंटर चंडीगढ़। मतलब जब भी इंडिया में कोई भी कंप्लेंट करेगा तो वो पहले सीआरपीसी चंडीगढ़ जाएगा। सीआरपीसी चंडीगढ़ से फिर वो अलॉट होकर दूसरे दूसरे बीओ में जाएगा। जो 22 रीजनल ऑफिसेज हैं आरबीआई के, जिसका हेड ऑफिस मुंबई में है, 22 बीओ हैं अलग अलग जगह में, वहाँ पर अलॉट होता है थ्रेशोल्ड लिमिट देख के। अगला सवाल देखिए, व्हाट थर्ड डोजेज ऑफ एसएसजी डे एन आर एल सर एम। एक बार रुकना चाहूंगा। हेलो सर। हम्म। हाँ सर, टोटल ओम्बड्समैन कितने, 29 है क्या या 22 है सर? कितना है? 22 रीजनल ऑफिस हैं, 22 22 रीजनल रीजनल। ऑफिस है। वैसे वो नहीं पूछता है किसी आपके अच्छा ठीक है सर। टेस्ट में जो है, आ गया होगा। लेकिन आज तक ये क्यों, कुछ कुछ वेरिएबल चीजें होती है ना, तो इसीलिए हाँ जी उनको सर। नहीं पूछता है। एग्जामिनेशन वाला भी समझता है। जैसे देखो, इंटरेस्ट रेट इतना वेरिएबल है, इसलिए नहीं पूछता है। जी सर। तो फिर भी जानकारी थोड़ा ठीक है सर। तो रख लीजिए। जी। वैसे तो अभी ओके सर। अगर देखेंगे तो 22 है। जी सर। हाँ, थैंक अभी यू सर। बताइए थर्ड डोज क्या है? अनुराग जी, थर्ड डोज क्या है? जब भी हम ये जैसे हमारे एक साथी का सवाल आया था ना अभी कि ओम्बुड्समैन ऑफिस से, वो कहीं एक मैं देख रहा था कि आपके पीपीटी में कहीं पर गलती हो गया था, उसने 29 या 30 लिख दिया। वो 22 रीजनल ऑफिसेज हैं। और अगर टोटल ऑफिसेज देखेंगे तो 30 हैं, जिसमें से सेंट्रल ऑफिस है और उनके इशू के ऑफिस हैं, उनको जो भी जोड़ दिया वो सेंट्रल ऑफिस, 22 ओम्बुड्समैन और इशू के ऑफिस 7 हैं, इनको जोड़ के 30 कर दिया, जबकि 22 ओम्बुड्समैन हैं, 22 ऑफिसेज हैं। एसएचजी डे एनआरएलएम का पहले भी एक सवाल था जिसमें कोलेटरल सिक्योरिटी पूछा गया था, थर्ड थर्ड डोज पूछा गया। कई बार ऐसे पूछा जाता है कि एसएचजी में कोई आपके पास क्रेडिट लिंकेज आए तो सैंक्शन कितने रुपए का करोगे? अभी अनुराग जी, कितने रुपए का सैंक्शन करोगे आप? सीधे सीधे 6 लाख का करेंगे। तो थर्ड, मैक्सिमम सर कितना? 6 लाख? नहीं, जैसे कोई भी एक क्रेडिट लिंकेज के लिए आता है ना, जैसे इलिजिबल हो जाता है क्रेडिट लिंकेज में तो आता है, तो हम उसको सैंक्शन देते हैं 6 लाख, लेकिन अमाउंट देते हैं डोजेज में। पहला डोज क्या देते हैं? पहला डोज देते हैं, कितना रुपए देते हैं पहला डोज? 1 लाख। 1.5 लाख सर। 1.5 लाख देते हैं। 1.5 लाख देते हैं। और दूसरा डोज कितना देते हैं? 3 लाख। 3 लाख सर। 3 लाख। ये तीन छह से लाख छह सर। लाख। तीसरा डोज 6 लाख। और फिर उसके बाद चौथा डोज जो है उसके 6 लाख के ऊपर, फिर उसके माइक्रो क्रेडिट प्लान के हिसाब से 10 लाख रुपए तक। अगर आगे लेगा तो कोलेटरल देगा तब आगे लेगा। वैसे ज़्यादातर आप जो है 20 लाख तक मैक्सिमम देते हैं, आपकी पॉलिसी में भी लिखा है मैक्सिमम 20 लाख तक दे सकते हैं। चलिए, तो सर ये कोलेटरल कितना होगा 6 लाख के ऊपर? 6 लाख के ऊपर कोलेटरल क्या होता है? डिस्क्रिशनरी होता है कोलेटरल। जैसे मान लीजिए 6 लाख के ऊपर लेंगे ना, तो हम बैंक का क्या रहता है पॉलिसी, क्रेडिट मॉनिटरिंग का, कि जितना लोन दे रहे हैं कम से कम उसका 100% या मोर देन 100% कोलेटरल होना चाहिए। ठीक है। तो जब भी आप जैसे अलग अलग किस्म के लोन देते हैं ना, जैसे बिजनेस में लोन देते हैं, कोई अगर बिजनेस कर रहा है तो बिजनेस में मान लीजिए 10 लाख रुपए ले रहा है, 1 करोड़ रुपए ले रहा है, तो हम क्या करते हैं, कम से कम 1 करोड़ 25 लाख का प्रॉपर्टी हमारे पास हो, क्योंकि वो 25% इंटरेस्ट भी लगेगा। तो मोर देन 100%, कई कई लोन स्कीम में 100% लेते हैं। जैसे कि स्टॉक है, मान लीजिए कोई लोन दे रहे हैं 1 करोड़ का और स्टॉक भी मेंटेन कर रहा है, स्टॉक मेंटेन कर रहा है 1.25 करोड़ का, क्योंकि उसमें मार्जिन होता है। तो उसमें कोलेटरल हम 1 करोड़ भी लेंगे तो चलेगा, हमारी लिमिट जितनी बराबर है, क्योंकि हमारे पास दो दो सिक्योरिटी हो गई, स्टॉक भी हो गई और कोलेटरल भी हो गई। चलिए, तो यहाँ पर ये हो गया थर्ड डोजेज ऑफ एसएचजी।
और यहाँ पर ये 49 क्वेश्चन थे। 20 क्वेश्चन और हैं मेरे पास, किसी दिन मैं ऐसे सुबह करा दूंगा। आज शाम के लिए फिर पॉलिसीज़ हैं BRKGB और बड़ौदा यूपी बैंक का, और कोशिश करूंगा कि आज शाम को मैं एक नया टाइप का एक सेशन में आप लूँगा। थोड़ा मेरा सेशन थोड़ा लेट होता है क्योंकि मैं भी आप ही का जैसे साथ में आपको फॉलो करते रहता हूँ। आप बैंक से आते रहते तो मैं भी बैंक से कोई आते। दिक्कत नहीं सर, लेट होता है, हो जाएगा। सर हाँ कोई और दिक्कत नहीं सर, आप क्लास ले लीजिए सर, हम जागते रहेंगे, कोई दिक्कत हाँ नहीं, हाँ, जागते रहो। जागते रहो। मैं अभी बता दूंगा क्योंकि ना मैं भी चाहता हूँ, मैं पढ़ाऊंगा और आप एग्जामिनेशन पास आएगा तो रात रात भर भी पढ़ाएंगे। तो पता नहीं जैसे जैसे नज़दीक आता है ना तो शक्ति आ जाती है, तो मैं भी आपको जगा के रखूंगा। अभी क्या करेंगे, आज 2 पॉलिसी होगा। एक 8 बजे एक पॉलिसी होगा, BRKGB का पहला सेशन होगा, फिर उसके बाद BU जी सर। सेशन होगा। फिर ठीक जो है सर, थर्ड थैंक यू सेशन सर। होगा, हिंदी का रखेंगे। हिंदी का रखेंगे और हिंदी का आधा घंटे का सेशन होगा। उसके बाद मैं जो है 11 बजे आप या 11:45 या 10:30 बजे कोशिश करूंगा। तो जगेंगे तो ठीक है, नहीं तो सुबह जो है आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। लेकिन आज रात को एक सेशन करेंगे। नया क्वेश्चन जो है मैं जो जो चेंजेस हुए हैं उस पर ऊपर लेके आऊँगा, ठीक है। चलिए, तो आप ओके। से जाइए। कुछ दिन थोड़ा सा अपना एक्स्ट्रा समय लगा लीजिए, बैंक मैनेजर से थोड़ा दोस्ती कर लीजिए, क्योंकि कल दोस्ती निभाए होगे दोस्ती डे में। उनको बोलिए कि सर कुछ दिन प्रभु हमको थोड़ा समय दीजिए, हम पढ़ेंगे, बैंक के लिए अच्छा करेंगे। प्रमोशन होगा सुनिश्चित तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होगा तो भी बैंक के लिए काम आऊँगा सर, थोड़ा पढ़ने के लिए समय दीजिए, ऐसा करके बोलिएगा और पढ़ते रहिएगा। आप सभी के अच्छे कार्य निष्पादन, बेहतर स्वास्थ्य, शानदार सफलता की कामना करता हूँ। ये तस्वीर आप पीछे देख पा रहे हैं त्रिपुरा का है। ये होनहार साथी हैं जिन्होंने अच्छे मेरिट में इन्होंने सफलता पाई है। इनका परसेंटेज 90-90% रहा है रिटर्न एग्जाम में। तो ये बुलाए थे मुझे मिलने के लिए, तो मैं गया था। इसी तरह आप भी सफलता पाएंगे, मैं आऊँगा, मुझे अच्छा लगेगा, आपके साथ बैठ के चाय पियेंगे, चर्चा करेंगे। आप इसी तरह मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए, जगमगाते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।